वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज है हमारा डे 7 केवीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमारे सेलेक्टेड टॉपिक है हमारे एग्जाम्स में आने हैं या हमारे इसमें उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड ही सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल वाज मूटेड बाय। जो मल्टीपर्पज स्कूल का जो आइडिया आया था, बहुउद्देशीय स्कूल का विचार जो आया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मतलब किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था। तो कब किया गया था ये और किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? मुदलियार कमीशन के द्वारा। ठीक है, 1952 में ये इनिशिएट किया गया था किसके द्वारा? तो मुदलियार आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। ओके, द फर्स्ट सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर इज। पहला सैटेलाइट की ये बात कर रहा है, ठीक है, जो एजुकेशन सेक्टर में सर्व कर रहा है उसका क्या नेम है? तो उसका नेम क्या है? एडुसेट। ओके, क्या नेम है? आप एजुकेशन से याद रखना इसको, एजुकेशन, और यहाँ पे क्या है? एजुकेशन को शॉर्ट में EDU ही बोलते हैं, तो एडुसेट। ओके, अब इसका एक नेम और याद रख लीजिए। एडुसेट की जगह पे यहाँ पे आपको ऑप्शन में GSET करके भी आ सकता है। क्या आएगा? G एंड देन SAT। ठीक है, GSET 3 है आई थिंक। हाँ, कंफर्म हूँ, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बट GSET 3 है ये। ठीक है, एडुसेट या फिर GSET 3 आ सकता है। ये लॉन्च किया गया था 2004 में इसरो के द्वारा, और इंडिया के साइड से ये पहला एजुकेशन, मतलब एजुकेशन सेक्टर में सर्व करने के लिए पहला सैटेलाइट था इंडिया के द्वारा, मतलब इंडिया से और इसरो के द्वारा ये किया गया था, इनिशिएट मतलब लॉन्च किया गया था। एडुसेट इसका नेम है। ओके, नेक्स्ट है। ओके, हाँ, ये लिखा हुआ है GSET 3 वाज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ये लॉन्च किया गया था 20 सितंबर। ये डेट भी एक बार याद रखना आप लोग, 20 सितंबर 2004 को ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो सर्व कर रहा है कहाँ पे? एजुकेशन सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो है अवधारणा, वो क्या है? मतलब जो कॉन्सेप्ट कोई, जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो, ठीक है, क्रम अवधारणा निर्माण के क्रम में पहला कदम है। लाइक पहला स्टेप क्या होगा जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर रहे हो? तो पहला स्टेप अपन का क्या होता है? एक्सपीरियंसिंग। डेफिनेटली सबसे पहले अपन उसके जो एक्सपीरियंस है हमारे पास या किसी और का देख के उसको पहले आप सोचोगे, मतलब याद करना एक तरह से। आप उसके बाद माइंड में एक मेंटल इमेज बनाते हैं, ठीक है, और उस इमेज के जो परसेप्चुअल इमेज बनता है उस इमेज की हेल्प से फिर हम लोग उस प्रोसेस को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सो हियर फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपीरियंसिंग, अनुभव है हमारा। ओके, नेक्स्ट है, टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड। एज ए टीचर, शिक्षक होने के बाद आपका पहला कर्तव्य किसके प्रति होता है, मतलब किसके टुवर्ड्स है? तो क्या होगा? स्टूडेंट। एक टीचर के लिए स्टूडेंट के अलावा और कोई भी नहीं है, लाइक जिसको आप प्रायोरिटी पे रख के आपको सोचना है उसके बारे में कि स्टूडेंट की क्या नीड्स है, पहले हमें उसे समझना है, फिर जो उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी आप कर सकते हो आपको वो करना है। तो स्टूडेंट्स क्या है? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन ट्रू अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। क्या पूछ रहा है ये? मेंटल रिटार्डेशन के बारे में इनमें से कौन सा सही है? मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? मानसिक मंदता कहते हैं इसको हिंदी में। ये तो पहले एक बार मेंटल रिटार्डेशन को समझ लो, उसके बाद ये सारे सही होंगे। देखिए, मेंटल रिटार्डेशन क्या है? एक मतलब जनरल वे में मान सकते हो आप इसको कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो आप जनरली लाइक कि आप ऐसे देख पाओगे, इसको कंपेयर कर पाओगे इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल एंड एडाप्टिंग फंक्शनिंग में। साफ मतलब सीधे शब्दों में कहे तो इसमें क्या होता है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिस डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं, जो बच्चे हैं या फिर जो इंसान है, वो क्या करते हैं, मतलब उस बच्चों को आप जो स्थिति में है ना वो वहीं रहना चाहते हैं, वो लोग वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते हैं, या फिर वो कहते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो जो बच्चे हैं वो क्या है, सोचते ही नहीं है किसी और चीज़ के बारे में। जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं वो सोचते ही नहीं है, मतलब वो जिस हाल में, मान उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब एजुकेशन का उनको नॉलेज नहीं, या फिर आप यूँ कह लो कि वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कमी है नॉलेज का, और वो जिस सिचुएशन में है अभी वहीं रहना चाहते हैं। दूसरी शब्दों में कहे तो देखिए, जनरली मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स फेल टू अडाप्ट और एडजस्ट न्यू सिचुएशन, न्यू टेक्नोलॉजी।
क्या होता है कि जो बच्चे हैं आमतौर पर जो मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई नई टेक्नोलॉजी आप दे दो, कोई नया सिचुएशन दे दो, लाइक कि मान लो जो बच्चे होते हैं उनको आप सिस्टम दे दो, उनको बोलो टाइपिंग करने बैठने, ठीक है, तो वो क्या है ना सीखना चाहते हैं वो चीज़, वो इंटरेस्टेड ही नहीं तो उस चीज़ को सीखने में, और फिर वो सक्सेस नहीं होते, वहाँ पे विफल हो जाते हैं, वो नई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं। इसलिए इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि चिल्ड्रन ऑफ एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज आर बाउंड टू बी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मतलब जो बहुत ही गरीब, मतलब बहुत ही नीचे लेवल का आप जो फैमिलीज होती है उसके घर के जो बच्चे हैं उसको आप क्या कह सकते हो, मेंटली रिटार्डेड, मतलब वो आगे की नहीं सोचते हैं, उनको सिर्फ अपना जो चल रहा है लाइक चीज़ें वहीं पे डेवलप नहीं करना है उनको। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन ऑफ एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज आर बाउंड टू बी मेंटली रिटार्डेड। एक बार अलग ऑप्शंस को भी देख लो आप लोग। ऑल टाइप ऑफ फिजिकल इंजरीज और ट्रॉमा नहीं, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर कोई भी फिजिकल इंजरी और ट्रॉमा नहीं आता है। क्या ये जरूरी है कि जिसके मतलब लाइक फादर, पेरेंट्स, मदर, मतलब पेरेंट्स जो है वो मेंटली रिटार्डेड है तो क्या उसके बच्चे भी होंगे? नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी आगे हुई है कि अगर किसी के मेंटली रिटार्डेड, जनरली ये कुछ क्रोनिकल डिजीज ही नहीं है तो ये पेरेंट्स और मदर से कहीं हेरिडेटरी नहीं होगा बच्चों में। ये होता क्या है कि जो बहुत ही गरीब फैमिली के बच्चे हैं, बहुत ही लो, आप मान लो कि वहाँ के बच्चे, उनके जो बच्चे होते हैं उनको आप क्या कह सकते हो, मेंटली रिटार्डेड। ओके, मतलब वो डेवलप नहीं करना चाहते हैं अपने आप को। जनरली स्पीकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इम्प्लाइज, अगर आप साफ शब्दों में पूछो सामान्य रूप से तो क्या होता है, जो शिक्षण योग्यता है इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए वैसे चीज, और टीचिंग एप्टीट्यूड का सीधा सा मतलब है कि एज अ टीचर आप क्या बहुत ही पैशनेट हो, बहुत ही इंटरेस्टेड हो टीचिंग के लिए, आपको अपना नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको दूसरों मतलब आप ऐसा बिलीव करते हो बाय हार्ट कि आपको नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है, आप नॉलेज शेयर करोगे और इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं टीचिंग आपको बहुत पसंद है, ऐसा कुछ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कीन डिजायर टू टीच, डेफिनेटली सही बात है, आप बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टेड है। डेडिकेशन टुवर्ड टीचिंग, 100% आपको डेडिकेटेड होंगे टीचिंग के लिए तभी ये आ पाएगा। पॉजिसिंग एंड एबिलिटी टू टीच, हाँ हमारे अंदर क्या क्षमता है कि आप पढ़ा पाओ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन वाज ब्राउट आउट बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन द ईयर। ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है वो मतलब लाइक जो कैरिकुलम डिजाइन किया गया था ना, किसके द्वारा, तो एनसीटीई के द्वारा ये अप्रूव किया गया था। कौन से ईयर में, ठीक है, तो कौन से ईयर में ये किया गया था, 1996 में। 1995 में ये एनसीटी के द्वारा हर एक चीज फाइनलाइज हो गया था और 1996 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमिटी फॉर इवेल्युएशन फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट रिपोर्ट्स इन मई 2016। किस कमेटी, मतलब जो कमेटी थी उस कमेटी के हेड चेयरमैन कौन थे जो उस कमेटी को लीड कर रहे थे, किस चीज़ के लिए, तो जो एनईपी है उसका रिपोर्ट, नया रिपोर्ट सबमिट करने में कि क्या क्या डेवलपमेंट, किस किस फील्ड में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, तो कौन है, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम जी। ओके, ऑप्शन ए इज राइट, TSR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, ने जो नया एनईपी आया है उसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, देखिए टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। ये तो सही बात है कि ठीक है आपको इक्वल और अपॉर्चुनिटी, बट ये तो पहले भी था, ये कौन सा नया है, ये तो पहले भी था कि आपको अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को देनी है। एजुकेशन को लिंक करना है किसके साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, मतलब रोजगार के साथ। टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, टू स्पिरिचुअलाइज द एजुकेशन सिस्टम। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि आपको मतलब एनईपी का ये नहीं मेन एम है कि वो क्या करें, स्पिरिचुअलाइज मतलब आध्यात्मिक बातों को वहाँ पे लाना है, लोगों में आध्यात्म फैलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एम क्या है, मेन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है, ठीक है, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विच लिस्ट इज एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें एजुकेशन को कौन से नंबर के लिस्ट में, मतलब कौन से नेम के लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो देखो इसको लाइक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पहले क्या था, पहले ये स्टेट लिस्ट में आता था, ये पहले की बात कर रही हूँ, ये पहले एजुकेशन किस लिस्ट में आता था, स्टेट लिस्ट में।
बट जब 42 मतलब 42 अमेंडमेंट जब हुआ, जब क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन में जब संशोधन किया गया, उसमें बदलाव किया गया, आफ्टर डैट इस एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से स्विच करा के कहाँ ला दिया गया है, यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में, ओके, समवर्ती सूची में। यहाँ से पहले ये राज्य सूची में था और अब ये ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट में आ चुका है। तो ऑप्शन सी राइट है, एजुकेशन किस में आ गया है, कंकरेंट लिस्ट में। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स, कॉन्सेप्ट किसका, कैरिकुलम डेवलपमेंट का, ये कह रहा है क्या इंक्लूड क्या नहीं है, मतलब एक्सक्लूड्स है। इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो कैरिकुलम के अंदर नहीं आता है, तो कौन सा होगा, देखो इंटरनेशनल कंसीडर, क्या हम लोग कैरिकुलम में इंटरनेशनल मतलब लाइक जो अंतर्राष्ट्रीय विचार हैं उन सबको कंसीडर करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है वैसे। फैमिली एस्पिरेशंस डेफिनेटली इसको तो कंसीडर करेंगे ही। सोसाइटी गोल्स, हाँ बिल्कुल, समाज का भी हमें लक्ष्य रखना है, समाज का जो डेवलपमेंट हो, नेशनल राष्ट्रीय लक्ष्य, तो बिल्कुल इसका जो कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं आता है कैरिकुलम के अंदर, वो क्या नहीं आता है, अंतर्राष्ट्रीय विचार, इसको कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये तीनों चीज सही है। ओके, नेक्स्ट है, ओ ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था, 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले क्या था, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा जाता था, बट 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हुआ 42 टाइम्स, मतलब इतने बार में, तो उसको कहाँ पे ला दिया गया है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। अ चाइल्ड हु रीड्स डॉग एज गॉड और बैट एज टैब सफर्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। मान लीजिए एज ए नॉर्मल पर्सन आप लोग कैसे पढ़ते हो कि मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, डॉग लिखा है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, DOG डॉग। बट जो स्पेशल मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं, वो वैसे बच्चे जो इस तरीके से डिसेबल है कि वो पढ़ाई को कहाँ से किस तरीके से पढ़ेंगे, राइट साइड से DOG डॉग पढ़ेंगे, या फिर टैब आप पढ़ते हो तो वो लोग क्या पढ़ेंगे, इसे राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, BAT बैट। ऐसे डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट डज नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इन चारों में से कौन सा जो है वो स्पेशल एजुकेशन का एक तरह से कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो फॉलो नहीं करता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेफिनेटली अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करो तो ये आपको लाइक स्पेशल एजुकेशन में होता क्या है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको आपको स्पेशली पढ़ाना है, अब उनके जो नीड्स हैं उसको समझते हुए जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको ऑप्टिमम लेवल पे यूज करना है। ये तो राइट है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है ही। सेकेंड है, टोटल प्रोग्राम विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। कुल कार्यक्रम ऐसा है कि वो मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग है। तो डेफिनेटली जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन है उनको पढ़ाने का तरीका, मान लीजिए जो ब्लाइंड कैंडिडेट है उनको ब्रेल लिपि की हेल्प से पढ़ाते हैं, टच करके फील करके, तो वैसा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है ये एजुकेशन, तो ये भी राइट है। वन विच इंक्लूड्स सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन एडिशन टू द रेगुलेटरी प्रोग्राम फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये क्या कह रहा है कि जिसमें सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम के अलावा मतलब एजुकेशन को एक नया पहलू दिया गया। क्या शिक्षा का कोई नया रूप इसमें दिखता है क्या कहते हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी इसमें क्या है राइट है, मतलब स्पेशल एजुकेशन का कैरेक्टर नहीं है ये, ठीक है, कोई नया पहलू इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। बस हम लोग नए नए डिवाइसेज, इंस्ट्रूमेंटेड रिसोर्सेज यूज करते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को समझने के लिए और उसको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्या था इसमें एक बार ये भी देख लो, वन विच वेरी मच रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टीचिंग मेथड। डेफिनेटली स्पेशल बच्चों के लिए हमें स्पेसिफिक टीचिंग मेथड की जरूरत तो है ही। नेक्स्ट है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द इशू ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वॉज डील विथ बाय अ कमिटी चेयर्ड बाय। ओके, मान लीजिए स्वतंत्रता के बाद क्या है इंडिया में एजुकेशन को डील किया गया था एक कमिटी, मतलब लाइक कि जो एजुकेशन है ना यहाँ पे एक व्यवसाय ना बन जाए, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, उसको एक बिजनेस ना बनाया जाए, इसके लिए कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी को कौन क्या कहते हैं मेंटोर कर रहा था, मतलब कौन उसे लीड कर रहा था, किसके द्वारा, वो कमिटी चेयरमैन कौन थे उसके एक तरह से, तो कौन थे, देखो मैल्कम अदीसिया, यहाँ पे देख लो मैल्कम अदीसिया, जो भी आप पढ़ना चाहो इसे पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे, ठीक है। एक अपडेट है, बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है, वो प्रैक्टिस सेट लेने जा रहे हैं स्टोर पे, पेमेंट इनएक्टिव आ रहा है, तो मे भी कोई इशू हो सर्वर साइड से, मुझे नहीं पता। तो आप क्या करो, आप मेल करो मुझे, मैं मेल पे आपको UPI ID प्रोवाइड कर दूंगी और फिर वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अदर कोई ऑप्शन तो अभी है नहीं, वो स्टोर इनएक्टिव है तो अब उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, वो सर्वर सही होने पे ही वो एक्टिव हो पाएगा।
नेक्स्ट है विथ ए स्पेसिफिक रेफरेंस टू क्लासरूम एनवायरमेंट ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ, मतलब मान लीजिए ये क्या कह रहा है, अगर विथ ए स्पेसिफिक रेफरेंस टू कक्षा में वातावरण के ओके लाइक देखिए, जब भी हम जब क्लासरूम आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो क्लास में जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिससे आपका कम्युनिकेशन इंटरेक्शन क्या हो बच्चों से अच्छा हो पाए, तो इसके लिए कौन सा कंपोनेंट है जो इसमें ज़रूरी नहीं है। तो देखिए हियरिंग, ऑब्वियसली बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो हियरिंग का होना चाहिए, मतलब बच्चे आपको सुने, डेफिनेटली वो अच्छे से सुनेंगे तभी उनको सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएंगे। बीइंग अटेंटिव, हमेशा ही उनको अटेंटिव रहना ही है, मतलब लाइक बिल्कुल हमेशा अवेयर रहना है कि टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। आंसरिंग, क्या बच्चे आपको हमेशा जवाब देते रहें, बिल्कुल नहीं, ये कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि आप कहता क्या है, एक अच्छा एजुकेशन यही होता है कि टीचर्स पढ़ा रहा है तो आप उसे ध्यान से सोचो समझो, कोई क्वेरी है तो आप पूछो, ये नहीं हर एक चीज़ में हम लोग उनको उत्तर दे रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के लिए सही है, बट ये सुटेबल नहीं है, किसके लिए, मतलब ये एक्सेप्शनल कंपोनेंट है क्लासरूम का। ऑप्शन सी इज राइट हियर। एक है अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, ये सही है बिल्कुल, क्लास में अगर तो हमें समझना है, चीज़ों को अच्छे से याद करना है। ओके, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा। सिर्फ ये हमारे के लिए ही नहीं, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आएंगे, बट ये हमारे इसका एक स्पेशली डिजाइन सिलेबस है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।